जिनको क्रोमेटिन कहा जाता है। ये आपस में कंडेंस होते हैं। कंडेंस कैसे होते हैं? ये धागे एक दूसरे के करीब आते हैं, ऐसे करीब आते हैं, ये धागा इसके करीब, ये धागा इसके करीब है। ऐसे में आपको एग्जांपल, अब ये एक क्रोमेटिन बन गया, ये धागा इसके करीब, ये इसके करीब, ये दूसरा क्रोमेटिड बन गया, ये सेंट्रोमेयर बन जाता है। अब ये क्रोमेटिड मिल के क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम। ठीक, अब क्रोमेटिन है क्या? क्रोमोसोम का मटेरियल दो किस्म के क्रोमेटिन से मिलके बनता है, एक यूक्रोमेटिन, एक हेट्रोक्रोमेटिन। एक हेट्रोक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? लिखें, इट इज डिफ्यूज फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। डिफ्यूज फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? तो आप लोगों का बाकियों को सिग्नल का मसला है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। इधर रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग खराब होती है। अच्छा, डिफ्यूज फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। इसकी निशानी क्या है? आप अगर क्रोमेटिन मटेरियल को स्टेन करें तो ऐसा मटेरियल जो लाइटली स्टेन हो, क्या लाइटली यानी लाइट कलर शो करें, वो यूक्रोमेटिन होगा। एक निशानी ये कि लाइट स्टेन होगा, दूसरी ये ट्रांसक्राइब होगा मैसेंजर आरएनए में, इसको आप कहेंगे यूक्रोमेटिन। तीसरी निशानी क्या होगी? इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी। लिखते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं, साथ साथ स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी। क्या होंगी? स्ट्रक्चरल जीन्स। गुजारा करें, नजर आ रहे हैं, जो ट्रांसक्राइब होंगी G1S और G2 फेज के दौरान। समझ आ गई? कोई बंदा पूछे यूक्रोमेटिन क्या होता है? यू का मतलब है ट्रू, क्रोमेटिन का मतलब जेनेटिक मटेरियल के छोटे छोटे धागे जो कंडेंस करके क्रोमेटिड बनाते हैं। क्रोमेटिड बना के क्रोमोसोम बनाते हैं, उनको क्रोमेटिन कहा जाता है। अब निशानियां मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखें। पहली निशानी, सबसे पहले ये डिफ्यूज फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होगा। दूसरी निशानी, इसको आप स्टेन करेंगे तो लाइटली स्टेन होगा। तीसरी निशानी, ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा। चौथी निशानी, इसके ऊपर स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। आयशा गुड, ऐसे लिखती जाएं आयशा, जो मैं बोलूं ऐसे मैसेजेस में लिखती जाएं। इसके ऊपर स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो ट्रांसक्राइब होते हैं G1S और G2 में, इंटरफेज में। अगली बात, अब लिखिए प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, यूक्रोमेटिन की। ये ऐसा क्रोमेटिन होता है जो एक्टिव क्रोमेटिन होता है,
ऐसा क्रोमैटिन जो एक्टिव क्रोमैटिन होता है और ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स देता है, यानी किसी भी जीन का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देता है। अब फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या है? फिनोटाइप कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जाहिरी शक्लो सूरत को। ज़ियाफतुल्लाह आपकी अटेंडेंस लगा लूं मैं, बाद में ज़ियाफतुल्लाह भाई मुझसे लगवा लेना अटेंडेंस, अभी आप लेक्चर सुने। ठीक है, जीनोटाइप होता है मेरे अंदर जितना भी जीनोम है, फिनोटाइप होती है उन जीन्स की वजह से मेरा अंदर जितना एक्सप्रेशन शो हो रहा है वो मेरा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है। यूक्रोमैटिन की समझ आ गई? अब ज़ियाफतुल्लाह ने लेट ज्वाइन किया तो उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी। ज़ियाफत साहब जरा जल्दी सुनिएगा। यूक्रोमैटिन, यू का मतलब है ट्रू, क्रोमैटिन का मतलब जेनेटिक मटेरियल के ऐसे छोटे छोटे धागे जो कंडेंस करके क्रोमेटिड बनाए और क्रोमेटिड मिल के क्रोमोसोम बना दें, उनको कहते हैं क्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन ऐसा मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल, ज़ियाफत भाई एक बार रिस्पॉन्स कर दें कि आप सुन रहे हैं, ऐसा फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होगा जिसको आप स्टेन करें एसिटोकार्मीन स्टेन के साथ, तो पहली निशानी ये लाइटली स्टेन हो, दूसरी निशानी ये ट्रांसक्राइब हो मैसेंजर आरएनए में, तीसरी निशानी इसके ऊपर स्ट्रक्चरल जीन्स हों, जो ट्रांसक्राइब हो G1S और G2 फेज में, चौथी निशानी ये जेनेटिकली एक्टिव क्रोमैटिन होता है जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स देता है। इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? Now I am moving what is heterochromatin. Heterochromatin. What is hetero and what is chromatin? क्रोमैटिन फिर ओह गल जेनेटिक मटेरियल दे एहो छोटे छोटे तागे जो कंडेंस होके क्रोमेटिड बनाते हैं, ते क्रोमेटिड मिलके क्रोमेटिन बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, पंजाबी में भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो हेटेरोक्रोमैटिन ऐसा क्रोमैटिन जो डिफरेंट इन नेचर होता है, और डिफरेंट इन नेचर होने की वजह से ये ट्रूली एक्सप्रेस नहीं कर पाता या एक्सप्रेस ही नहीं होता। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये कंडेंस स्टेट में रहेगा, बहुत ज्यादा कंडेंसेशन होगी, इसमें आपस में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा जुड़े हुए होंगे हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, जिसकी वजह से इसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। रीजन भी मैंने बता दी हेटेरोक्रोमैटिन क्यों नहीं एक्सप्रेस होता। ठीक है, तो हेटेरोक्रोमैटिन एक साइंसदान था हेटिज, चलें दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऐसा क्रोमैटिन जो कंडेंस्ड फॉर्म में रहे, ठीक, उसके मॉलिक्यूल बहुत आपस में ताकत से जुड़े हों, उसको खोला आसानी से ना जा सके, उसको कंडेंस कहते हैं, और इस क्रोमैटिन को कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन।
क्यों? क्योंकि डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं तो डिफरेंट बॉन्डिंग आगे आ जाती है। डिफरेंट बॉन्डिंग की वजह से उसको तोड़ना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इट इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। एक साइंसदान थे जिन्होंने हेट्रोक्रोमेटिन को डिस्कवर किया था। उन्होंने एक चीज नोट की थी कि ये क्रोमोसोम के वो हिस्से होते हैं, अब लिख के नहीं बता रहा, डायग्राम बना के समझा रहा हूं, बहुत अच्छा समझ आएगा, जो इंटरफेज के दौरान, अब इंटरफेज होता है ऐसा फेज जिसमें कोई सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। ये होता है G1S और G2 फेज पे मुश्तमिल। सेल साइकिल पढ़ाऊंगा, ये क्लियर करा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये ऐसा क्रोमोसोम का मटेरियल होता है जो इंटरफेज के दौरान एक्सप्रेस नहीं होता और कंडेंस फॉर्म में रहता है। इसको शुरू में उन्होंने नाम दिया था क्रोमोमर्कस, क्रोमो MERE, समझ आ गई, क्रोमोमर। तो क्रोमोसोम का ऐसा हिस्सा जो ट्रूली एक्सप्रेस हो उसको हम फरमाते हैं यूक्रोमेटिन। ऐसा हिस्सा जो ना एक्सप्रेस हो G1S G2 के दरमियान उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। समझ आ गई? अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने कहा कि G1S2 G2 के दरमियान क्यों ना एक्सप्रेस हो। भाई सेल जो है वो अपने आप को तैयार करता है तो जाहिर बात है वो अपना DNA बनाएगा। एस फेज को एस फेज इसलिए कहते हैं कि सिंथेसिस फेज, इसमें DNA अपना, सेल अपना DNA सिंथेसाइज करता है, अपनी प्रोटीन्स बनाता है G1 फेज में, ठीक है, इसलिए इसको इंटरफेज कहते हैं। उधर चीजें एक्सप्रेस होंगी तो चीजें बनेगी। ये है जी साइंसदान का नाम, HETIZ, ठीक है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये हेट्रोक्रोमेटिन है? लिखें, इसमें DNA के हाईली रिपीटेटेड सीक्वेंस होंगे और स्ट्रक्चरल जीन्स बहुत कम होंगी। लिखें, हाईली रिपीटेड DNA सीक्वेंस प्लस लेस स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी। क्या होंगी? लेस स्ट्रक्चरल जीन्स। इसको आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये हेट्रोक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन समझ आ गया? ठीक है, अच्छा, इसकी अब टाइप्स लिखें। अगर हेट्रोक्रोमेटिन पाया जा रहा है न्यूक्लियोलस में तो उसको कहेंगे पेरी न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमेटिन, पेरी न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक। अगर न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जा रहा है, अगर अराउंड द न्यूक्लियोलस हो तो पेरी न्यूक्लियोलर, अगर न्यूक्लियोलस के अंदर हो तो इंट्रा न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमेटिन कहेंगे। अगर अराउंड हो न्यूक्लियोलस के अराउंड तो वो होगा पेरी न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमेटिन।
अगर न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाए तो उसको कहेंगे इंट्रा न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमेटिन। इंट्रा न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक, समझ आ गई। अब ये थी इसकी टाइप्स। इसकी दो और टाइप्स भी हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, लिखें, नाम लिखें, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन लिखें। इसका लिखें, ऐसा क्रोमेटिन जो परमानेंटली इनएक्टिव रहे और सेल साइकिल के दौरान ये परमानेंटली इनएक्टिव ही रहे, ये किसी काम का नहीं होता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव जो परमानेंटली इनएक्टिव रहे। उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। एक होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन जो कभी